हेलो एवरीवन, संकलन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम देख रहे थे अपनी एनसीईआरटी बुक चल रही थी और ये है अपनी क्लास 8 की और चैप्टर नंबर है अपना 5 और ये सब आता है अपन इंडिया ज्योग्राफी के अंदर सब सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर किए। यहाँ पर बताया गया है कि क्या आप कभी सबने विचार किया है कि लिखने की अभ्यास पुस्तिका जिसको अपन लिखते हैं वह विनिर्माण की लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पहुंचती है। इसके जीवन की शुरुआत वृक्ष से होती है जिसे काटा जाता है और उसके बाद उस कटे हुए वृक्ष को लुगदी मिल तक ले जाया जाता है। वहां वृक्षों की लकड़ी को संसाधित एवं काष्ठ लुगदी में परिवर्तित किया जाता है। काष्ठ लुगदी को रासायनिक द्रव्य के साथ मिला जाता है और अंततः मशीनों के द्वारा कागज के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। यह कागज प्रेस में जाता है। प्रेस में रसायनों से निर्मित स्याही का इस्तेमाल पृष्ठों पर रेखाएं छापने में किया जाता है। इसके उपरांत पृष्ठों को अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांधकर व पैक करके बिक्री के लिए बाजार में भेज दिया जाता है। अंत में यह आपके हाथों में पहुंचती है। यानी जो अपनी एक रफ कॉपी मान लेते हैं या नोटबुक मान लेते हैं, उसको बाजार में यानी अपने तक पहुंचने के लिए इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ता है। अब बात करते हैं कि द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पाद के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसा कि आपने देखा कि लुगदी कागज के रूप में और कागज अभ्यास पुस्तिका के रूप में ये विनिर्माण प्रक्रिया के दो चरणों को प्रदर्शित करते हैं। विनिर्माण यानी जो चीज़ पहले से निर्मित है उससे कुछ नई चीज़ का निर्माण करना। जैसे पेड़ बना दिए, पेड़ों को काट कर लुगदी मिल में यानी लुगदी बनाई गई और लुगदी से उसमें रासायनिक द्रव्य मिला के कागज तैयार किया गया। उसी प्रकार ये जो प्रक्रिया की हमने, ये प्रक्रिया कहलाती है विनिर्माण या द्वितीय क्रियाकलाप। इस प्रक्रिया को कहते हैं। अब बात करते हैं कि उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण तथा अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है तथा पर्यटन सेवा देने से संबंधित उद्योग है। यानी ये बताया गया है कि लोहे और इस्पात से हम वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। किस प्रकार करते हैं कि लोहे से अपने स्कूटर बनती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, पुल बनाते हैं, रेलगाड़ियाँ बनाते हैं, डिब्बे बनाते हैं। रेलगाड़ी का जो अपन ट्रैक होता है ट्रेन का वो बनाते हैं। जो अब रेल स्टेशन बड़े बड़े प्लेटफॉर्म देखे होंगे, वहाँ पर बड़े बड़े लोहे की रेलिंग से वो प्लेटफॉर्म बने होते हैं। तो ये हो गया वस्तु के उत्पादन से संबंधित। कोयला खनन उद्योग, कोयले को अपन जमीन में से खोद कर निकालते हैं, वो कहलाता है कोयला खनन उद्योग। पर्यटन से संबंधित है कि अपने देश में बहुत सी घूमने लायक चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों को जो बाहर के विदेशी पर्यटक आते हैं या अपने देश के देशी जो पर्यटक हैं उनको उन चीज़ों तक, जो अपने देखने योग्य स्थल है वहाँ तक पहुँचने में उनको किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना ना हो। यानी वहाँ का रास्ता, पर्यटन की सारी सुविधा यानी परिवहन की सारी सुविधा, जैसे हवाई यात्रा हो गई, रेल यात्रा हो गई या अपनी ये बस यात्रा हो गई, इन सब से किस प्रकार से भी आसानी से वो वहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो ये होती है पर्यटन सेवा उद्योग। अब आगे बताया गया है कि उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। कितने प्रकार पर वर्गीकरण? कच्चे माल पर, आकार पर और स्वामित्व के आधार पर। अब कच्चा माल क्या होता है कि कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित होते हैं, यानी अपन सीधा ही फसलें प्राप्त करते हैं, वो सब आता है कच्चे माल पर, यानी कृषि उद्योग में आता है। खनिज आधारित जैसे कोयला निकालते हैं, समुद्र आधारित से हम जैसे मछलियाँ निकालते हैं, और वन आधारित हो सकते हैं जैसे अपन वहाँ से लकड़ियाँ प्राप्त करते हैं, फिर लकड़ियों को हम लुगदी मिल में भेज देते हैं। तो ये होता है कच्चे माल के आधार पर उद्योग। उसके बाद बताया गया है कि कृषि आधारित उद्योग कच्चे माल के रूप में वनस्पति करते हैं और जंतु आधारित उत्पादों का प्रयोग करते हैं, जैसे खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल निकालते हैं, सूती वस्त्र कपास से बनता है, डेयरी उत्पाद पशुपालन से घी बनाते हैं, दूध बनाते हैं, दही बनती है, आइसक्रीम बनती है, ये सब डेयरी उत्पाद में आते हैं। चर्म उद्योग, जो मृत पशु होते हैं, जिन जो मर जाते हैं, उनकी चमड़ियों को निकालकर जैकेट बनाए जाते हैं, जूते बनाए जाते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो ये सब आते हैं कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण हैं। फिर आगे बताया गया है कि खनिज आधारित उद्योग प्राथमिक उद्योग होते हैं जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं, यानी अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। जैसे कच्चा माल हो गया, अपन लोहा हो गया, तो लोहा कच्चे रूप में ही पृथ्वी से निकलता है, फिर हम उसको भट्टी में गलाकर असली लोहा प्राप्त करते हैं, जिसकी वजह से अगर वो लोहा प्राप्त नहीं हो तो जो अपने ऑटोमोबाइल सेक्टर हैं, जहाँ पर गाड़ियाँ बनती हैं, ट्रक बनती हैं, बसें बनती हैं, बिना लोहे के ये सब चीज़ें नहीं बन सकती। आगे बताया गया है कि अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग
उद्योग का उत्पाद है। यह अन्य कई उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे भारी मशीन, यानी लोहे को तो हमने कच्चे लोहे से प्राप्त किया, यानी अयस्क से हमने लोहा प्राप्त किया। अब जो वो उद्योग था जिसने ये लोहा प्राप्त किया, उसके लिए तो ये हो गया भाई प्राथमिक उद्योग हो गया। लेकिन जैसे अन्य उद्योग हो गए, जैसे अपन रेल के कोच बनाते हैं, डिब्बे बनाते हैं, बसें बनाते हैं, वो इस जो लोहा निकाल लिया है उस लोहे को कच्चे लोहे के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे भारी मशीनों में हो गया, भवन निर्माण सामग्री में हो गया, रेल के डिब्बे बनाने में हो गया। अब बात करते हैं समुद्र आधारित उद्योग। इसमें है कि सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल निर्माण इसके कुछ उदाहरण हैं। फिर बात करते हैं वन आधारित उद्योग। वन आधारित वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। लुगदी एवं कागज, औषध, रसायन, फर्नीचर, भवन निर्माण वनों से संबंधित उद्योग में आते हैं। यानी ये सब प्रकार के अपन ने उद्योग पढ़ लिए, वन आधारित, समुद्र आधारित, खनिज आधारित, कृषि आधारित और कच्चे माल आधारित। ये सब अपने उद्योगों का वर्गीकरण यहाँ पर देख लिया है। अब अपन बात करते हैं आकार के। तीन था, सबसे पहले कच्चे माल पर था, फिर आकार पर था और स्वामित्व पर था। अब अपन बात करेंगे आकार पर। उद्योग का आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है। आकार के आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांटा जा सकता है। यानी निवेश की गई पूंजी से मतलब है कि जैसे ये अपने पास कुछ जमीन है और यहाँ पर अपन ने आइसक्रीम की फैक्ट्री खोलनी है। अब आइसक्रीम की फैक्ट्री खोलने के लिए चलो अपन ने यहाँ पर 5 लाख रुपए निवेश किया है, यानी 5 लाख रुपए की अपन ने मशीनें लगाई हैं, जो रेफ्रिजरेटर हैं वो लगाया है, कुछ अपने परिवहन के साधन भी लगाए हैं, टेम्पो यानी शहर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाने के लिए, और कुछ लोगों के लिए, और यहाँ का किराया, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा के अपन ने 5 लाख रुपए यहाँ पर निवेश किए। उसके बाद अपने कुछ 10-20 लोगों की आवश्यकता भी होगी, और उस आवश्यकता के बाद 10-20 लोग हो गए, उसके बाद अपने को कच्चा माल भी चाहिए। कच्चा माल क्या चाहिए? दूध चाहिए। उसी से अपन वो अपने छाछ बनाएंगे, दही बनाएंगे, आइसक्रीम बनाएंगे, या और भी कुछ डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, वो सब अपन दूध से ही बनाएंगे। तो इसकी आवश्यकता होगी। तो अपन ने मान लेते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा उद्योग लगाया है, तो ये हो गया अपना लघु आकार का उद्योग। अब यहीं पर कोई दूसरी बड़ी कंपनी जैसे टाटा है, टाटा यहाँ पर कोई प्लांट लगाना चाहता है बसें बनाने के लिए, तो यहाँ पर कई करोड़ों, कई हजार करोड़ रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, बिल्डिंग बनाएगा, वही अच्छे अच्छे लोगों को जाएगा, इंजीनियर्स को बुलाना पड़ेगा उसको, तो उसके लिए उसका अधिक खर्चा हो गया। तो यानी निवेश यहाँ पर ज़्यादा हो गया, लोगों की संख्या भी ज़्यादा होगी और उत्पादन की मात्रा भी यहाँ पर ज़्यादा होगी। तो ये आ जाएगा वृहत आकार के उद्योग में। तो दो भागों में बांटा गया है, लघु आकार के उद्योग और वृहत आकार के उद्योग। अब कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पाद का निर्माण हाथों से होता है। जैसे टोकरी बनाते हैं अपन, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, या अन्य हस्त निर्मित वस्तुएं कुटीर उद्योगों के उदाहरण हैं। बड़े पैमाने के उद्योग जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उनकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी व प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। प्रौद्योगिकी का मतलब है तकनीक का, यानी मिट्टी के बर्तन बनाने में ज़्यादा कुछ तकनीक की आवश्यकता नहीं होती। वहीं अगर कोई डिवाइस बनाना जाए, यानी कोई फ़ोन की ही कंपनी लगाता है, तो वहाँ पर उसको उन्नत से उन्नत तकनीकों की आवश्यकता पड़ेगी। फिर बताया गया है कि बड़े पैमाने के उद्योगों में पूंजी का निवेश अधिक होता है, प्रयुक्त प्रौद्योगिकी यानी तकनीक उच्च स्तरीय होती है। रेशम बुनाई और खाद्य प्रक्रम उद्योग लघु पैमाने के उद्योग हैं। खाद्य प्रक्रम का वही है, डेयरी उद्योग हो गया, कोई बिस्किट बनाने की फैक्ट्री हो गई, कोई टोस्ट बनाने की फैक्ट्री खोल ली किसी ने, या किसी ने ब्रेड बनाने की फैक्ट्री खोल ली, तो ये सब आते हैं लघु प्रक्रम के उद्योग। ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का उत्पाद बड़े पैमाने के उद्योगों में किया जाता है। तो आकार के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, लघु आकार के और वृहत आकार के। अब अपन बात करते हैं स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व और अथवा सार्वजनिक क्षेत्र में, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी निजी क्षेत्र में किया जा सकता है, या राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र में किया जा सकता है, और संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। निजी क्षेत्र की बात करते हैं तो निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है या व्यक्तियों के एक समूह के द्वारा किया जाता है। यानी जो अपन ने डेयरी वाला फार्म लगाया था, या तो कोई एक व्यक्ति मिलकर उसमें 5 लाख की पूंजी निवेश कर देगा, या कोई 5 व्यक्ति मिलकर उसमें 1-1 लाख रुपए की पूंजी निवेश करके वो उद्योग लगा सकते हैं। तो ये हो गया निजी स्वामित्व का उद्योग। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन सरकार के द्वारा होता है। जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL, जो अपने हवाई जहाज होते हैं, लड़ाकू विमान बनाने का काम करते हैं, वो होती है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सब होते हैं सरकारी यानी
सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग यानी इनका उत्पादन, इनकी पूंजी, इनमें निवेश, ये सब अपनी गवर्नमेंट के द्वारा देखा जाता है। अब बात करते हैं संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का वर्गीकरण। तो ये है कि संयुक्त क्षेत्र में स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूहों के द्वारा होता है। जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड है, यानी जो मारुति की गाड़ियां बनाती है, मारुति कंपनी है, उसकी बात की गई है, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है। सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों अथवा कामगारों अथवा दोनों के द्वारा होता है। सहकारी क्षेत्र क्या होता है? जैसे बहुत बड़ी डेयरी खोलनी है किसी ने, तो जितने भी दूध देने वाले लोग हैं, यानी जितने भी जो पशुपालक है अपना दूध डेयरी में पहुंचाते हैं, उन सबके उत्पादक और पूर्तिकार होते हैं, जो यहाँ पर दूध की पूर्ति करते हैं, कामगार होते हैं, उन दोनों के द्वारा किया जाता है, वो होता है सहकारी क्षेत्र का उद्योग। जैसे आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड अथवा सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम के उत्तम उदाहरण है। यानी सहकारी क्षेत्र में यानी जो अपना पशुपालक भी है और उस काम करने वाला भी है, वो सब दोनों मिलकर ही उस चीज को चलाते हैं। तो ये हो गया सहकारी क्षेत्र का उपक्रम। अब बात करते हैं उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखो यहाँ पर मोटे मोटे कारक बताए गए हैं। सबसे पहले हो गया संचार, परिवहन, भूमि। अगर मान ले किसी को उद्योग लगाना है, वहाँ पर उसको भूमि उपलब्ध नहीं हो रही है, तो ये भी एक कारक है। अगर भूमि आसानी से उपलब्ध हो जाएगी तो आसानी से वहाँ पर अपनी फैक्ट्री लगा सकेगा। भूमि नहीं मिल रही है तो उसको फैक्ट्री लगाने में दिक्कत होगी। विद्युत होगी। उद्योग ऐसी जगह पर लगाए जाते हैं जहाँ पर परिवहन की व्यवस्था उत्तम हो, भूमि आसानी से मिल जाए, विद्युत अच्छी, यानी विद्युत की जो अवेलेबिलिटी है वो भी एकदम टॉप क्लास रहे, यानी 24 घंटे विद्युत रहे, कच्चा माल भी रोजाना पहुंचता रहे, श्रम यानी वहाँ पर जो श्रमिक होते हैं, मजदूर होते हैं, वो भी उनको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें, और पूंजी तो जरूरी है ही। किसी उद्योग को लगाने के लिए सबसे पहले पूंजी की ही आवश्यकता होती है, और बाजार का होना भी जरूरी है। जैसे अपने गाँव में अपन ने गर्मियों के दिनों में आइसक्रीम का खोल लिया, तो आइसक्रीम को छोटा उद्योग खोले तो अपने गांव के आसपास गांव में आइसक्रीम की बिक्री खूब हो जाती है। लेकिन अगर हम सर्दियों में भी वो आइसक्रीम बेचने जाएंगे तो कोई नहीं खरीदेगा। तो यानी उसका बाजार भी होना जरूरी है, और वहाँ पर पानी की आवश्यकता भी होनी जरूरी है। तो ये कुछ मोटे मोटे कितने कारण हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कुछ मोटे मोटे 9 कारक हो गए। इन सब चीज़ों के बारे में भी अपने को ध्यान रखना है। अब देखो, वे कारक जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं: कच्चे माल की उपलब्धता, यानी कच्चा माल उपलब्ध है या नहीं है, भूमि होनी चाहिए, जल होना चाहिए, श्रम यानी मजदूर होने चाहिए, शक्ति बिजली होनी चाहिए, पूंजी पैसे होने चाहिए, परिवहन यानी वहाँ पर परिवहन के रेल, बस, ट्रेन, कुछ भी आपको परिवहन के साधन उपलब्ध होने चाहिए, और बाजार यानी मार्केट तो होना ही होना चाहिए। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें से कुछ या ये सभी कारक आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, यानी कम दाम पर विद्युत उपलब्ध करा देती है इन उद्योगों को, कम परिवहन लागत आती है, और अन्य अवसंरचनाएं जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किया जा सके। औद्योगिकीकरण से प्राय नगरों और शहरों का विकास एवं वृद्धि होती है, यानी जैसे जैसे उद्योग लगते जाएंगे वैसे वैसे शहरों का विकास होता जाएगा। कैसे विकास होगा? उद्योग लगेंगे, बाहर से लोग काम करने के लिए आएंगे, तो उनके रहने और ठहरने की व्यवस्था के लिए भी वहाँ पर बिल्डिंगें बनना स्टार्ट हो जाएंगे, खाने के लिए होटलें बनना स्टार्ट हो जाएंगी, परिवहन के लिए बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। तो इससे धीरे धीरे उस जगह का विकास अपने आप हो जाएगा, और उद्योग मिलेगा, उद्योग पैसे कमाएगा, पैसे से गवर्नमेंट को टैक्स देगा, टैक्स से गवर्नमेंट अपने लिए सड़कें बनाएगी, अस्पताल बनाएगी, स्कूल बनाएगी, कॉलेज बनाएगी, और अपने लिए मतलब पूरा वातावरण एकदम अनुकूल बना के रखेगी। ये होता है उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक आते हैं। अब बात करते हैं औद्योगिक तंत्र। औद्योगिक तंत्र में निवेश यानी पूंजी चाहिए, प्रक्रम चाहिए और निर्गत शामिल है। निवेश में कच्चे माल, श्रम यानी मजदूर और भूमि की लागत, कितने रुपए में भूमि अपने को अवेलेबल हो रही है, कितने पैसे लगेंगे, जल की उपलब्धता है या नहीं है, परिवहन के साधन, विद्युत यानी बिजली और अन्य अवसंरचनाएं शामिल है। प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल होते हैं, जैसे जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। यानी प्रक्रम में होता है कि जो कच्चा माल लिया, जैसे अपन ने गन्ना लेते हैं, गन्ना खेतों से मंगाया, अब उस गन्ने को चीनी में परिवर्तित करना प्रक्रम के अंतर्गत आता है। निर्गत अथवा अंतिम उत्पाद और इसे अर्जित आय है। सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं। यानी किसी को सूती वस्त्र का उद्योग लगाना है तो उसके लिए कपास, कच्चे माल, मानव का श्रम यानी मजदूर होने चाहिए, कारखाना होना चाहिए, और परिवहन यानी उसको लाने और ले जाने के लिए जो लागत आती है, जो खर्चा आता है, वो सब निवेश के अंतर्गत आएगा। प्रक्रम में क्या होगा कि ओटाई होगी, उस कपास की कटाई होगी, बुनाई, रंगाई और छपाई उस प्रक्रम में शामिल होगी।
और कमीज जिसे आप पहनते हैं वह उत्पादन यानी वो आएगा निर्गत में शामिल हो गया। निवेश, प्रक्रम और निर्गत समझ में आ गया। निवेश होता है, निवेश में यानी कच्चा माल भी आएगा, श्रम भी आएगा, मजदूरी भी आएगी और परिवहन की लागत श्रम के अंदर आएगी। और फिर कच्चे माल को जैसे गन्ना लिया, गन्ने को अपन ने परिष्कृत करके चीनी में तब्दील किया, वो सब आएगा प्रक्रम के अंदर। और उस चीनी को मार्केट में पहुंचाकर कस्टमर तक यानी उपभोक्ताओं तक पहुंचाना, वो आएगा निर्गत के अंदर। यानी वो असली, वो अंतिम उत्पाद बना है, उसे अपन निर्गत कहते हैं। अब बात करते हैं औद्योगिक प्रदेश। औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। यानी एक से अधिक उद्योग अगर आपस में यानी आसपास लगे हुए हैं तो वो होता है औद्योगिक प्रदेश का विकास। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका यानी पूर्व और उत्तर वाला जो अमेरिका है, पश्चिम और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया है। मुख्य उद्योग प्रदेश अधिकांश शीतोष्ण यानी शीत प्लस उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, जहाँ तो ना ज़्यादा गर्मी, साल कुछ दिनों में सर्दी रहती है, कुछ दिनों में गर्मी रहती है, वो वाला प्रदेश है ये शीत प्लस उष्ण शीतोष्ण। समुद्री पतन यानी जहाँ समुद्र के बड़े बड़े बंदरगाह हैं वहाँ के समीप, और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित होता है। कोयला क्षेत्रों के निकट इसलिए स्थित होता है क्योंकि उद्योगों को चलाने के लिए अपने को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और फिलहाल आज के समय में कोयला ही एक ऊर्जा का सर्वोत्तम रूप अवेलेबल है। ये वर्ल्ड का मैप दिया गया है, यहाँ पर बताया गया है कि विश्व के औद्योगिक प्रदेश, ये है विश्व की औद्योगिक पट्टियाँ, जो यहाँ पर ये सब औद्योगिक पट्टियों के अंतर्गत आती है। जो आपको ये क्रीम क्रीम कलर की सी पट्टी लग रही है, और फिर ये जो ब्लैक कलर में है ये औद्योगिक प्रदेश। जैसे अपने यहाँ पर चेन्नई हो गया, इधर मुंबई वाला हो गया, इधर गंगा घाटी हो गई, इधर पाकिस्तान में इधर वाला दक्षिण वाला हिस्सा हो गया, ये चीन में शंघाई रीजन हो गया, और ये अपना रूस के अंदर मंचूरिया हो गया, यूराल हो गया, कुजुबास हो गया, पिट्सबर्ग, मॉस्को, इधर डेनवर, एंग्लो अमेरिका विनिर्माण पट्टी, ये सब हो गए औद्योगिक प्रदेश। ये सब विश्व के हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या आप इसको वैसे भी याद रख सकते हैं। ये सब औद्योगिक प्रदेश है, जैसे भैया तट हो गया दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील, ये हो गया मांटेवीडियो, ब्यूनस आयर्स हो गया, ये बोगोटा, कराकोस, गल्फ तट, सैन डियागो, जुआना, लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, सिएटल, वैंकूवर, ये सब औद्योगिक प्रदेश हैं और ये आपको याद रखने हैं। अब देखो, भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं, जैसे मुंबई पुणे समूह, बेंगलोर तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद वडोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश और कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। ये कुछ भारत के औद्योगिक प्रदेश हैं, ये भी याद रखने हैं। अब यहाँ पर बताई गई है औद्योगिक विपदा। औद्योगिक विपदा बताई गई है जो बंगाल गैस त्रासदी हुई थी, भोपाल गैस त्रासदी हुई थी ना, जिसमें मेथाइल आइसोसाइनाइड गैस रिसाव के कारण बहुत से लोग, 35,000 लोग मारे गए थे, उस सब के बारे में बताया गया है। तो ये अपन ने पढ़ने लायक, यानी आप सब लोगों को पता है, इसके बारे में कुछ अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। इसमें यह है कि जोखिम कम करने के उपाय क्या है, कि जो औद्योगिक आपदा आती है उसको जोखिम होता है उसको कम करने के उपाय पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले है कि घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से बहुत दूर, यानी बहुत दूर बसाना चाहिए। यानी आबादी क्षेत्र है, आबादी क्षेत्र से 50-60 किलोमीटर दूर औद्योगिक इकाइयाँ लगानी चाहिए। उद्योगों के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में विषैले या खतरनाक पदार्थों के संग्रहण और उनके संभव प्रभावों का ज्ञान होना चाहिए। यानी अगर उन उद्योगों के पास कोई लोग रहते हैं तो उनको इस सब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, या सरकार को उनको इस बारे में अवगत कराना चाहिए कि किसी भी आपदा की स्थिति में आपको किस प्रकार से अपने आप को सुरक्षित रखना है। फिर आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। विषैले पदार्थों के भंडारण की क्षमता की सीमा होनी चाहिए और उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं प्रमुख उद्योगों का वितरण। विश्व के प्रमुख उद्योग लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग हैं। 3 प्रमुख उद्योग हैं, लोहा इस्पात, सूती वस्त्र और सूचना प्रौद्योगिकी, यानी आईटी वाली बात करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उद्योग है। लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफ़ी पुराने हैं, जबकि आईटी यानी अपना जो इंटरनेट प्रौद्योगिकी है उद्योग एक नया उभरता उद्योग है। अब नया उभरता उद्योग किसे कहते हैं, ये कहते हैं सनराइज उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार और ज्ञान से संबंधित उद्योग इसमें अंदर शामिल होते हैं। वे देश जिनमें लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित हैं, जैसे जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस है। यानी लोहा इस्पात
इस्पात उद्योग है वो कहाँ पर है? जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस। वस्त्र उद्योग में भारत है, हांगकांग है, दक्षिण कोरिया है, जापान है और ताइवान में संकेंद्रित है। और वहीं सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी और भारत का बेंगलुरु प्रदेश है। यानी भारत का जो बेंगलुरु प्रदेश है वो भी आईटी के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अब बात करते हैं अपन लोहा इस्पात उद्योग की। अन्य उद्योगों की तरह लोहा इस्पात उद्योग में भी बहुत से निवेश प्रक्रम और निर्गत शामिल होते हैं। निवेश प्रक्रम और निर्गत क्या होता है ये अपन ने पहले पढ़ लिया है। यह एक पोषक उद्योग है जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अपन ने पहले बताया था कि जैसे लोहा निकलता है, अयस्क से हम लोहा प्राप्त करते हैं और लोहा प्राप्त हो जाता है, तो कई अन्य उद्योग भी ऐसे हैं जो उस लोहे को कच्चे माल के रूप में प्रयोग लेते हैं। जैसे अपना रेलवे ट्रैक बनाने हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो गया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनानी हो गई, पुल बनानी हो गई, रेल, बस, ट्रक, ये सब लोहे से ही बनते हैं। आगे बताया गया है कि उद्योग के लिए निवेश में श्रम होना चाहिए, यानी मजदूर होने चाहिए, पूंजी, स्थान और अन्य अवसंरचना के साथ साथ लौह अयस्क होना चाहिए। कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित होता है। यानी लोहा इस्पात रूप में कच्चे माल के रूप में क्या सम्मिलित होता है? चूना पत्थर, कोयला और लौह अयस्क। लौह अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल होते हैं। पहले कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है जहाँ यह प्रगलित होता है। अब प्रगलित होता है, प्रगलन क्या होता है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक ताप पाकर निष्कासित किया जाता है। जैसे लोह अयस्क हो गया, लोह अयस्क को अपन तब तक गर्म करेंगे जब तक उसमें से शुद्ध लोहा अलग ना हो जाए और अशुद्धियाँ उसमें बाहर ना निकल जाए। जैसे अपन घी होता है ना, अलूनी घी होता है, अलूनी घी को गर्म करते हैं तो जो उसमें छाछ होती है वो गर्म होकर ऊपर आ जाती है और जो शुद्ध घी रहता है वो अपना नीचे रह जाता है। उसी प्रकार लोह इस्पात उद्योग भी काम करता है। इसके बाद यह परिशोधित होता है, प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है और अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। इस्पात कड़ा होता है और इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है अथवा इससे तार बनाए जा सकते हैं। जैसे एल्यूमिनियम, निकल, तांबा, ये सब इस्पात में आते हैं। जैसे अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर इसकी मिश्र धातुएं बनाई जा सकती हैं। मिश्र धातु इस्पात को असामान्य कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। इन सब धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिलाकर मिश्र धातु बना देते हैं। मिश्र धातु बहुत ही ज़्यादा कठोर होती है, दृढ़ होती है और जंग प्रतिरोधक भी होती है। अब देखो, 1 टन इस्पात बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? 1 टन इस्पात बनाने के लिए हमें पहले 8 टन कोयला चाहिए, उसके बाद 4 टन जो लौह अयस्क होता है वो चाहिए और 1 टन चूना पत्थर चाहिए। उसके बाद अपन 1 टन इस्पात उत्पादित कर सकते हैं। यानी फिर उसके बाद इतनी सब प्रक्रियाओं के बाद अपन 1 टन इस्पात अपने को प्राप्त होता है। अब देखें, ये है झोंका भट्टी। यहाँ से कच्चा माल आ रहा है। कच्चा माल में क्या है? लौह अयस्क होता है, चूना पत्थर, कोक यानी कोयला। इस कोयले को अपन यहाँ डालते हैं, गर्म होता है, इसको बहुत अधिक गर्म करते हैं। जब उबलने लगता है तो जो गर्म वायु होती है वो यहाँ से निकल जाती है। उसके बाद जो प्रगलित लोहा होता है, जैसे घी वाला काम है अपना, जैसे वो छाछ ऊपर रह जाती है ना, तो यहाँ जो अशुद्धियाँ है वो धातुमल यहाँ आ इकट्ठा हो जाता है और जो घी होता है शुद्ध, यानी जो शुद्ध लोहा रहता है वो नीचे रह जाता है, वो अपन यहाँ से निकाल लेते हैं। तो यहाँ से प्रगलित लोहा अपने को प्राप्त होता है और इस लोहे का उपयोग अपन कच्चे माल के रूप में अन्य उद्योगों में करते हैं। अब आगे बताया गया है कि इस्पात प्राय आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम लोग उपभोग करते हैं वे या तो लोहा या इस्पात से बने हैं अथवा इन धातुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से बने हैं। जैसे पोत, जहाज हो गए, रेलगाड़ी, ट्रक और ऑटो अधिकांशतः इस्पात से बने होते हैं। यहाँ तक कि जो सेफ्टी पिन होती हैं, सुइयाँ होती हैं जिनका उपयोग आप करते हैं, वे भी इस्पात से बनी होती हैं। फिर बताया गया है कि तेल कूप इस्पात से बनी मशीनों से विद्युत किए जाते हैं। तेल कूप का मतलब है जो तेल खोदने के लिए तो तेल के कुएं जमीन में खड्डे किए जाते हैं, वो भी इस्पात की मशीनों से ही किए जाते हैं। इस्पात की पाइपलाइन से तेल परिवाहित किया जाता है। खनिजों का खनन इस्पात के कारणों से ही, उपकरणों से ही उत्पन्न होता है। यानी खनिज को खानों से अपन निकालते हैं तो अपने को जेसीबी चाहिए होगी, बहुत से ट्रक भी चाहिए होंगे, तो वो सब इस्पात से ही बने होते हैं। कृषि के यंत्र इस्पात के बने होते हैं। विशाल भवनों का ढांचा इस्पात से बनाया जाता है। 18 ईसो यानी क्या बताया गया है कि 1800 ईस्वी के पूर्व इस्पात उद्योग वहां स्थित है जहां कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध थे। बाद में उद्योगों के लिए आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्र के समीप, नहरों और रेलवे के निकट थी। फिर बताया गया है कि 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पतन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्रों में संग्रहित होने शुरू हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि
इस्पात निर्माण कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया था और लौह अयस्क विदेशों से आयात करना पड़ता था। देखो 1800 पहले सर्वोत्तम स्थिति यहाँ पर थी कि नहरों और झीलों के किनारे इसको लगाया जाता था। फिर 1850 से 1950 तक की स्थिति ऐसी थी कि नहर से यहाँ पर पानी पहुँचा दिया, बिजली की व्यवस्था है और यहाँ पर इस्पात उद्योग लगाया। फिर 1950 में समुद्र के किनारे लगाने लगा, क्योंकि ये उद्योग बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। बढ़ने के बाद जो अपने कच्चा माल था उसकी आपूर्ति भी अपने देश से नहीं हो पा रही थी, तो अपने को आयात करना पड़ रहा था। आयात के लिए अपन जहाज़ों का उपयोग करते हैं, यानी जलमार्ग का उपयोग करते हैं, और जलमार्ग समुद्र के किनारे वहाँ से निकाला और सीधा कारखाने में पहुँचा के उसको प्रगलित लोहा निर्माण करके अन्य उद्योगों में भेज दिया जाता है। फिर आगे बताया गया है कि भारत में लोहा इस्पात उद्योग कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, परिवहन और बाजार का लाभ लेते हुए विकसित हुए हैं। सभी महत्वपूर्ण इस्पात उद्योग उत्पादक केंद्र जैसे भिलाई, दुर्गापुर, बर्नरपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित है, जो 4 राज्यों में फैले हैं। यानी ये अपने को याद रखने हैं, भारत में लोहा इस्पात के भिलाई, दुर्गापुर, बर्नरपुर, जमशेदपुर, राउरकेला और बोकारो। अब भिलाई कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल के अंदर है। दुर्गापुर झारखंड में है। बर्नपुर ओडिशा में है। जमशेदपुर छत्तीसगढ़ में है। वहीं भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। सलेम तमिलनाडु में, और अन्य महत्वपूर्ण इस्पात केंद्र के जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। अब अपन बात करते हैं जमशेदपुर की। 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड यानी टिस्को। यह निजी स्वामित्व में था। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में ले लिया और बहुत से लौह इस्पात संयंत्र स्थापित कर दिए। झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साक्षी में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। बाद में साक्षी का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर स्थित है। अब देखो, ये यहाँ पर एक जमशेदपुर का मैप बताया गया है। यहाँ पर क्या बताया गया था कि जो खरकई नदी पर थी, स्वर्ण रेखा नदी पर थी, यहाँ पर टाटा इस्पात का कार्य होता है। इस जगह पर यहाँ पर टाटा नगर रेलवे स्टेशन है, और ये डिमना झील को निकल जाता है, ये डालमा पहाड़ी को निकल जाता है, ये जमशेदपुर हवाई पतन है, ये टाटा मुख्य अस्पताल है। यानी ये वहाँ का एक जो इस्पात का उद्योग है उसकी स्थिति यहाँ पर बताई गई है। अब बात करते हैं कि साक्षी को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। यह स्थान बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर काली माट स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी था। यह स्थान लौह अयस्क, कोयला और मैग्नीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था, जहां विशाल बाजार उपलब्ध था। टिस्को को झरिया कोयला से क्षेत्र से कोयला और उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज प्राप्त होता है। खरकई और स्वर्ण रेखा नदियों से पर्याप्त जल की आपूर्ति होती है। सरकारी प्रोत्साहनों से पर्याप्त पूंजी भी उपलब्ध हो चुकी है। जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए। इनमें रसायन, इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनें, टिन की चादरें, केबल और तार का उत्पादन भी किया जाता है। भारत में लोहा इस्पात उद्योग के विकास से त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हुआ। भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपने आधारभूत अवसंरचना के लिए लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर हैं। भारतीय लोहा इस्पात उद्योग में वृहद समकालीन इस्पात संयंत्रों के साथ साथ लघु इस्पात मिल भी सम्मिलित हैं। इनमें द्वितीय उत्पादक, रोलिंग मिल और सहायक उद्योग भी शामिल है। ये हो गया अपने भारत का जो सबसे बड़ा इस्पात उद्योग था, वो था जमशेदपुर में टिस्को। उसके बारे में अपन ने जान लिया है। अब बात करते हैं पिट्सबर्ग। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पिट्सबर्ग के इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे कच्चा माल जैसे कोयला पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध है, जबकि जो लौह अयस्क है वो मिनेसोटा के लोहे के खानों से प्राप्त होता है, जो पिट्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। इन खानों और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक्स जलमार्ग आता है। यानी इन दोनों जगहों के मध्य जो झील है ग्रेट लेक्स नाम की, वो एक जल परिवहन है, और उस जल परिवहन से इन दोनों के बीच की दूरी, परिवहन का खर्चा बहुत कम हो जाता है। यह अयस्क नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है। ग्रेट लेक से पिट्सबर्ग क्षेत्र तक लौह अयस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है। ओहायो, मोनोगहिला और एल्गनी नदियों से पर्याप्त जल प्राप्त होता है। आज पिट्सबर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिल है। ये मिल पिट्सबर्ग के ऊपर मोनोगहिला और एल्गनी नदी घाटियों में या पिट्सबर्ग के नीचे ओहायो नदी के सहारे स्थित हैं। परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्गों द्वारा बाजार में भेजा जाता है। पिट्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त कई अन्य कारखाने हैं। ये रेल,
रेल, पटरी, उपकरण और भारी मशीनों के उत्पादन से इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। अब यहाँ पर एक फैक्ट बताया गया है, क्या आप जानते हैं? ग्रेट लेक्स के नाम सुपीरियर, ह्यूरोन, ओंटारियो, मिशिगन और ईरी हैं। इन 5 झीलों में से सुपीरियर झील सबसे बड़ी है, जो अन्यों की तुलना में उच्च ऊर्ध्व प्रवाह इस पर स्थित है। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। ग्रेट लेक्स में कौन कौन सी झीलें आती हैं? 5 आती हैं, सुपीरियर, ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन और ईरी हैं। और इन सबसे बड़ी 5 झीलों में कौन सी है? सुपीरियर झील सबसे बड़ी है। तो ये हो गया अपना लौह इस्पात उद्योग। अब अपन बात करते हैं सूती वस्त्र उद्योग की। धागे से कपड़े की बुनाई एक प्राचीन कला है। कपास, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन का प्रयोग वस्त्र निर्माण में होता है। उपयोग में लाए गए कच्चे माल के आधार पर वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण किया जा सकता है। रेशे वस्त्र उद्योग के कच्चे माल हैं। रेशे प्राकृतिक या मानव निर्मित भी हो सकते हैं। जैसे अपन रेशे प्राप्त करते हैं, अपना जो रेशम कीट पालन होता है, शहतूत के पेड़ में रेशम कीट पालते हैं, उससे से रेशम प्राप्त होता है, जो रेशे हैं। और मानव निर्मित भी अपन नायलॉन हो गया, वो भी अपन रेशे प्राप्त कर सकते हैं। नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक और रेयन के भी प्राकृतिक मानव निर्मित रेशे हैं। प्राकृतिक रेशम कौन से आते हैं? ऊन, सिल्क, कपास, लिनन और जूट से प्राप्त किए जाते हैं। और मानव निर्मित में नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक और रेयन शामिल होते हैं। सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति का एक सूती वस्त्र हस्तकथा तकनीकों व हथकरघों से बनाया जाता था। 18वीं सदी में पावरलूम ने ब्रिटेन में और बाद में विश्व के अन्य दूसरे भागों में सूती वस्त्र उद्योग के विकास को आगे बढ़ाया। पावरलूम हो गया, जो बिजली से चलने वाले खरगे होते थे, वो हो गए पावरलूम में। आज भारत, चीन, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका सूती वस्त्र उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं। भारत में अति उत्तम गुणवत्ता के सूती वस्त्र उत्पादन करने की गौरवपूर्ण परंपरा रही है। ब्रिटिश शासन से पूर्व हाथ से कते और हाथ से बुने हुए वस्त्रों का एक विस्तृत भारतीय बाजार था। ढाका का मलमल, मसूलीपट्टनम की छींट और कालीकट के कैलिको व बुरहानपुर, सूरत व वडोदरा के सुनहरी जरी के काम वाले सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिजाइनों के लिए विश्वविख्यात थे। लेकिन हाथ से बने होने के कारण सूती वस्त्र का उत्पादन महंगा और बनने में अधिक समय लेता था। इसलिए परंपरागत सूती वस्त्र उद्योग पश्चिम के नए वस्त्रों मिलों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका, जो सस्ते व अच्छी गुणवत्ता वाले वस्त्रों का निर्माण यंत्रीकृत यानी औद्योगिक यूनिट से करते थे। यानी जो अपने भारत में सूती वस्त्रों का निर्माण होता था, वो हाथ से बनते थे। हाथ से बनने के कारण वो महंगे होते थे और उनमें बनने में टाइम भी ज़्यादा लगता था। और बाकी अन्य जगहों के मशीनों से बनते थे, वो अच्छी गुणवत्ता के भी होते थे। इसलिए अपने लोग वो सस्ती चीज़ें खरीदने लगे और अपना ये प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका। सूती वस्त्र मार्केट का जो था अपन ने खो दिया। उसके बाद पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल मुंबई में 1854 में स्थापित की गई। कोष्ण आर्द्र जलवायु, मशीन आयात के लिए पतन, कच्चे माल की उपलब्धता और दक्ष श्रमिक इस प्रदेश में इस उद्योग के द्रुत फैलाव में सहायक रहा। आरंभ में यह उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में अनुकूल आर्द्र जलवायु के कारण पनपा, लेकिन वर्तमान में आर्द्रता कृत्रिम रूप से उत्पन्न की जा सकती है और कच्ची कपास शुद्ध होती है एवं वस्त्र उत्पादन प्रक्रिया में इसका वजन भी कम नहीं होता। इसलिए यह उद्योग भारत के विभिन्न भागों में फैल गया है। कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी और पानीपत कुछ वस्त्र उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र हैं अपने भारत के। ये सब याद रखने हैं। उसके बाद यहाँ पर एक फैक्ट बताया गया है कि देश में प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 में कोलकाता में फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित हुआ था, लेकिन ये कुछ समय बाद बंद हो गया। यानी सबसे पहला तो है 1818 में फोर्ट ग्लास्टर में कोलकाता में था, लेकिन ये बंद हो गया। और सफल की बात करते हैं तो सफल खोली गई थी मुंबई के अंदर 1854 में, जो कोष्ण आर्द्र जलवायु, मशीन आयात के लिए पतन यानी बंदरगाह और कच्चे माल की उपलब्धता और वहाँ पर अच्छे श्रमिक भी उपलब्ध थे, इस वजह से वो चीज़ मुंबई में खोली गई थी। अब बात करते हैं अहमदाबाद की। अहमदाबाद गुजरात में साबर नदी के तट पर स्थित है। 1859 में यहाँ पहली सूती मिल स्थापित हुई थी तथा शीघ्र ही मुंबई के बाद यह दूसरा भारत का सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता नगर बन गया था। यानी सबसे बड़ा पहले कौन सा था? मुंबई, उसके बाद बन गया अहमदाबाद। अहमदाबाद में प्राय भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। मानचेस्टर नहीं, ये मैनचेस्टर है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। वहीं भीलवाड़ा की बात करते हैं अपन, तो भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। भीलवाड़ा क्या जाता है? राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से वस्त्र उद्योग की इकाइयाँ लगी हुई हैं। अनुकूल अवस्थिति कारक अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग के विकास में सहायक थे।
अहमदाबाद कपास उत्पादन करने वाले क्षेत्रों के बहुत ही निकट स्थित था, इस वजह से भी यहाँ पर सूती वस्त्र के कारखाने लगाए गए। यहाँ कच्चा माल आसानी से उपलब्ध था। जलवायु कताई और बुनाई के लिए आदर्श थी। सपाट भूभाग और भूमि की आसानी से उपलब्धता मिलों की स्थापना से उपयुक्त थी। गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की घनी आबादी इस उद्योग को कुशल और अर्धकुशल श्रमिक उपलब्ध कराते थे, क्योंकि यहाँ पर आबादी भी अधिक थी, तो वहाँ पर कुछ कुशल श्रमिक भी थे और कुछ अकुशल श्रमिक भी वहाँ पर उपस्थित थे। उसके बाद सुविकसित सड़कें और रेल मार्गों का जाल सूती वस्त्रों को देश के विभिन्न भागों में आसानी से पहुंचाने में मदद करता था। गुजरात में रेल मार्गों का जाल भी बहुत अच्छे से फैला हुआ था और सड़क मार्ग तो थे ही, तो ये यहाँ से वस्त्र जो पैदा किया जाता था वो आसानी से पूरे देश के कोने कोने में पहुंचाया जा सकता था। इस तरह बाजार तक सरल पहुंच उपलब्ध है। नज़दीक में मुंबई पतन था, इसे मशीनों का आयात करने और सूती वस्त्र के निर्यात की सुविधा प्रदान करता है। परंतु हाल के वर्षों में अहमदाबाद की सूती मिलों की कुछ समस्या है। बहुत से वस्त्र मिल बंद हो चुके हैं। देश में नए वस्त्र केंद्रों का विकास और अहमदाबाद में मिलों में मशीन प्रौद्योगिकी का नवीकरण न होना इसका प्रमुख कारण है। अब बात करते हैं ओसाका की। ये तो अहमदाबाद अपने देश का था। अब ओसाका की बात करते हैं तो ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण का केंद्र है। यह जापान के मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग के कई भौगोलिक कारणों से हुआ है। ओसाका के चारों ओर विस्तृत मैदान सूती वस्त्र मिलों के लिए आसानी से भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं। कोसन आर्द्र जलवायु कताई व बुनाई के लिए बहुत ही उपयुक्त है। योडो नदी मिलों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराती है। श्रमिक आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। पतन की अवस्थिति है। कच्चा जो अपना कपास होता है कच्चे माल के रूप में वो भी आयात कर सकते हैं। वस्त्रों के निर्यात की सुविधा भी उपलब्ध है। ओसाका का वस्त्र उद्योग पूर्णतः आयातित कच्चे माल के ऊपर निर्भर है। कपास जाती है वो मिस्र से पहुंचती है। भारत से वो लोग कपास मंगाते हैं, चीन से मंगाते हैं और यूएसए से वो लोग कपास मंगा के तब अपने वस्त्रों का निर्माण करते हैं। फिर परिष्कृत उत्पाद होता है, उसको अधिकांश को निर्यात किया जाता है। परिष्कृत यानी जो उससे कपड़ा बना लिया जाता है उसको फिर वो लोग निर्यात करते हैं। उच्च गुणवत्ता और कम मूल्य की वजह से उसका एक अच्छा बाजार है। यद्यपि देश का एक यह महत्वपूर्ण उद्योग है, लेकिन हाल ही में ओसाका के सूती वस्त्र उद्योग का स्थान अन्य उद्योग जैसे लौह इस्पात, मशीनरी, जहाजरानी, ऑटोमोबाइल और विद्युत उपकरण और सीमेंट लेते जा रहे हैं। यानी लेकिन अब धीरे धीरे सूती वस्त्र की जगह इन बाकी उद्योगों ने वहाँ पर अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया गया है। अब बात करते हैं सूचना प्रौद्योगिकी, अपना आखिरी उद्योग। सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी बोलते हैं, जिसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कल्पना कीजिए कि यदि कंपनी कार्य दिन में 24 घंटे संचालित रहे तो कितना कार्य संपादित किया जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और बेंगलुरु भारत की कुछ सॉफ्टवेयर कंपनियों ने ऐसा करने के लिए समझौता किया है। पूरे विश्व में इस तरह के शिफ्ट में काम करने के कई रास्ते। उदाहरण के तौर पर दो सॉफ्टवेयर व्यवसायी कैलिफोर्निया और सिलिकॉन घाटी में डैनी और बेंगलुरु में स्मिता एक ही परियोजना पर कार्य कर रहे हैं, यानी एक ही प्रोजेक्ट पर ये लोग कार्य कर रहे हैं। अपने जो सिलिकॉन वैली में तो है डैनी और अपने भारत से है स्मिता। जब स्मिता बेंगलुरु में सोती है तो डैनी कैलिफोर्निया में काम करता है और अपने कार्य दिन की समाप्ति पर वह कार्य की प्रगति का जो संदेश है वो स्मिता को भेज देता है। यानी जब अपने यहाँ पर रात होती है तो अमेरिका में दिन रहता है, तो जब अपने लोग यहाँ पर सो जाएंगे तो वो लोग वहाँ पर काम करेंगे और फिर जैसे उनका जो ड्यूटी होती है वो ख़त्म होती है, अपने लोग वापस से आ जाएंगे और वो लोग अपने को जो यहाँ से लोग हैं उनको ब्रीफ कर देंगे कि अपन ने इतना काम यहाँ तक कर लिया है, इसके बाद का काम अपने जो देश की स्मिता है वो यहाँ पर संभाल लेती है। फिर कुछ घंटे पश्चात जब बेंगलुरु में स्मिता कार्य पर पहुंचती है तो वह पाती है कि एक संदेश उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। वह सीधे तौर पर परियोजना के कार्य से जुड़ जाती है। अपने कार्य के दिन की समाप्ति के बाद वह अपने कार्य के परिणाम पुनः कैलिफोर्निया भेज देती है। इस प्रकार वे संवाद और कार्य साथ साथ करते हैं। यह इस प्रकार से है कि मानो दोनों सटे हुए कार्यालयों में बैठे हुए, यानी वो दोनों दूर दूर होकर भी एक प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं। ये सब हो रहा है सूचना प्रौद्योगिकी के कारण। अब बताया गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग सूचना के संग्रहण के लिए, प्रक्रम के लिए और व्यवहार को वितरण में लाते हैं। वर्तमान में यह उद्योग भूमंडलीय हो गया है। प्रौद्योगिकी, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन के कारण ऐसा हुआ है। मुख्य कारक जो इस उद्योग की अवस्थिति को निर्धारित करते हैं वह संसाधन उपलब्धता, लागत और अवसंरचना यानी बुनियादी ढांचा होती है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य नाभि क्षेत्र कैलिफोर्निया की सिलिकॉन घाटी है और भारत का बेंगलुरु शहर है। बेंगलुरु दक्कन पठार पर स्थित है, जहाँ से इसका नाम सिलिकॉन पठार पड़ा है। यह शहर वर्ष भर मृदु जलवायु के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि ना तो यहाँ पर ज़्यादा ठंड रहती है ना ज़्यादा गर्मी रहती है। मौसम एकदम मृदु यानी हल्का हल्का ठंड सा और हल्की हल्की गर्मी सी रहती है।
सिलिकॉन घाटी सांता क्लारा घाटी का एक भाग है जो उत्तर अमेरिका में रॉकी पर्वतमाला के निकट स्थित है। इस क्षेत्र की जलवायु शीतोष्ण है। यहाँ शायद ही कभी तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे जाता है। शीतोष्ण यानी शीत प्लस उष्ण, आधे साल गर्मी पड़ेगी, आधे साल ठंड रहेगी। उसके बाद है कि सिलिकॉन पठार बेंगलुरु और सिलिकॉन घाटी के कैलिफोर्निया में अवस्थिति के लाभ को नीचे दिखाया गया है। आप इन दोनों शहरों के बीच समानताओं पर ध्यान दे सकते हैं। भारत के महानगरीय केंद्रों में अन्य उभरते सूचना प्रौद्योगिकी नाभि क्षेत्र हैं, जैसे मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद और चेन्नई। अन्य स्थान जैसे गुड़गांव, पुणे, तिरुवनंतपुरम, कोची और चंडीगढ़ भी सूचना प्रौद्योगिकी के लिए एक महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन बनकर उभरे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर एक और फैक्ट बताया गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग आपस में जुड़े हुए क्यों होते हैं। वे आसान पहुंच के लिए मुख्य सड़क, महामार्ग के नज़दीक स्थित हो सकते हैं, फर्म ज्ञान के आदान प्रदान से लाभान्वित हो सकते हैं और सेवाओं और सुविधाओं जैसे सड़कें, कार पार्किंग, अपशिष्ट निपटान क्षमता से व्यवस्थित किए जा सकते हैं। तो ये सब हो गया अपना यहाँ पर चैप्टर नंबर कंप्लीट। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना है। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, हमें किस चीज़ में सुधार करने की आवश्यकता है और आपको कौन से टॉपिक आगे पढ़ने हैं या कौन से टॉपिक के बारे में जानना है। टेलीग्राम चैनल की बात करते हैं तो वो है अपना @संकलन क्लासेज, जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जिसमें S कैपिटल है, C कैपिटल है। आप सर्च करेंगे इस प्रकार से हिंदी में अपने चैनल का नाम दिखेगा। यहाँ से आपको PDF भी मिलेगी और वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। आज के लिए अपन इतना रखते हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक करके ज़रूर जाना है। तो आज के लिए इतना रखते हैं अपन। थैंक यू वेरी मच।